गुड मॉर्निंग। सीए में इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज बिजनेस एथिक्स कर रहे हैं। एथिक्स पूरा कंप्लीट करा देंगे। 10 नंबर एकदम श्योर शॉट एग्जाम में आता है। और जितना बताएंगे एकदम सुन लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा स्कैनर सॉल्व है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मेरा छोटा सा वीडियो है एथिक्स का, लेकिन पूरा एथिक्स चैप्टर को मैंने कवर किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड इथिक्स। इथिक्स एंड मोरल के बीच क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इससे आप इथिक्स का मीनिंग भी अच्छा से समझ जाएंगे। याद रखिएगा, मोरल आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए उसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूं, एकदम समझिएगा चीज को। देखिए, इथिक्स का बेसिक मीनिंग समझिएगा। एक इंडिविजुअल के काम करने के तरीके को इथिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा। तो इथिक्स क्या चीज बताता है कि एक इंडिविजुअल ने जो काम किया वो सही है या गलत है। इथिक्स मेजर करता है कि इंडिविजुअल का काम करने का जो तरीका है वो सही है या गलत है। अल्टीमेटली इथिक्स क्या बता रहा है? इथिक्स क्या बताता है? एक इंडिविजुअल्स का बिहेवियर या कैरेक्टर बता रहा है। समझ में आया? अब समझिए चीज को। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल को समझिएगा। सपोज मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। ठीक है, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मेरा ड्यूटी है कि मैं क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं दूसरा को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, कंपटीटर को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। यदि मैं उसे डिस्क्लोज करता हूं तो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग इथिक्स हो जाएगी। और यदि मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं तो वो राइट इथिक्स है। और यदि मैं डिस्क्लोज कर देता हूं तो वो रॉन्ग इथिक्स हो जाएगी। तो एक इंडिविजुअल के काम करने का तरीका को ही इथिक्स बोलते हैं सिंपल भाषा में। एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और कैरेक्टर को ही इथिक्स बोलते हैं। यदि इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है तो वो रॉन्ग इथिक्स है, और यदि सही कर रहा है तो वो राइट इथिक्स है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अब देखिए, मैं आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं इथिक्स एंड मोरल। चीज को समझिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा इथिक्स। अब मेरे नोट्स में देखिए, जो बेसिक ज्ञान था मैंने दे दिया। बोलता है ऑल प्रिंसिपल विच डिफाइन राइट एंड रॉन्ग फॉर एन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इथिक्स। बोलता है वह प्रिंसिपल जो सही एंड गलत एक इंडिविजुअल के लिए बोल रहा है। याद रखिएगा, इंडिविजुअल कीवर्ड है यहाँ। वह प्रिंसिपल जो बोल रहा है सही एंड गलत एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, उसको बोलेंगे इथिक्स। याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए मोरल में क्या लिखा है? वह प्रिंसिपल जो डिफाइन करता है राइट एंड रॉन्ग फॉर एज ए सोसाइटी, वो हो गया मोरल। ध्यान से सुनिएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा। जो प्रिंसिपल सही एंड गलत सोसाइटी का बताता है उसको बोलते हैं मोरल्स। सिंपल सा चीज है। जो प्रिंसिपल सही एंड गलत इंडिविजुअल का बताएगा उसको बोलेंगे एथिक्स। और जो प्रिंसिपल सही एंड गलत सोसाइटी का बताएगा उसको बोलते हैं मोरल। जैसे मोरल का एग्जांपल समझिए। मोरल मतलब एज ए सोसाइटी बताता है। जैसे गुटखा या दारू का या विस्की का एडवर्टाइजमेंट बैन है। एज ए सोसाइटी पूरा ओवरऑल बता रहा है कि गुटखा का एडवर्टाइजमेंट कोई भी नहीं कर सकता है सोसाइटी में। समझ में आया? उसको बोलते हैं मोरल्स। याद रखिएगा। तो एथिक्स और मोरल का देखिए, मेरे नोट्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रिंसिपल सही एंड गलत इंडिविजुअल का बताता है उसको बोलते हैं एथिक्स। और जो प्रिंसिपल सही एंड गलत सोसाइटी का, पूरा सोसाइटी का बोल रहा है, उसको बोलते हैं मोरल्स। अब देखिए मेरे नोट्स को देखिए, आप समझ जाएंगे। इथिक्स जो है लेटिन वर्ड्स, इथिक्स वर्ड कहां से आया है? एक वर्ड इथोस से इथिक्स वर्ड का जन्म हुआ है। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। तो अल्टीमेटली इथिक्स का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर या बिहेवियर। किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर और बिहेवियर को इथिक्स बताता है। याद रखिएगा। तो इथिक्स वर्ड कहां से आया है? इथोस वर्ड से। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। देखिए पॉइंट नंबर 2। मोरल वर्ड कहां से आया है? मोस वर्ड से। याद रखिए, उसका मतलब होता है कस्टम, परंपरा। याद रखिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 3। इथिक्स क्या चीज को डिस्क्राइब करता है? कैरेक्टर्स। किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर को, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इथिक्स डिस्क्राइब करता है। मोरल पूरा सोसाइटी की प्रथा को, कस्टम ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की जो प्रथा है, जो कस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करता है मोरल। याद रखिएगा।
अब देखिए एग्जाम्पल जो मैंने सीएमए और गुटखा का जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, इथिक्स और मोरल में अपने एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इथिक्स कौन फॉलो करता है? प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल फॉलो करता है एथिक्स, याद रखिएगा। मोरल कौन फॉलो करता है? सोसाइटी फॉलो करता है मोरल। बस इतना ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, बहुत वी आई क्वेश्चन। मेजर ब्रांचेस ऑफ एथिक्स और टाइप्स ऑफ द एथिक्स आप बोल सकते हो। 3 प्रकार का एथिक्स होता है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। अभी मैं मेटा एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स को बता रहा हूं, जितना समझा रहा हूं बस उतना ही याद रखना, आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेटा एथिक्स होता क्या है? इट डील्स विथ नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। ये क्या चीज पे डील करता है? ध्यान से देखिएगा, वर्ड को समझने का कोशिश कीजिएगा। नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। और नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलता है? इट कंसर्न विथ रीजन ऑफ मोरल जजमेंट। आप जो मोरल जजमेंट, जो मन से आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उसका रीजन क्या है, उस पर फोकस करता है नॉर्मेटिव एथिक्स। एग्जाम्पल समझिएगा। मैं रहता हूं इंडिया में और एक मेरा दोस्त है जो यूएस में रहता है। मैं इंडिया में रहता हूं और दारू नहीं पीता हूं, विस्की नहीं पीता हूं, सोच लीजिए। ठीक है, मदिरा पान में नहीं करता हूं। लेकिन मेरा जो दोस्त यूएस में रहता है, वो दारू पीता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे। मेरा यूएस वाला दोस्त बोलता है कि हम लोग के यहाँ बहुत ठंडा गिरता है, बहुत ज्यादा -डिग्री में ठंड चल जाती है, तो हम यदि विस्की नहीं पिएंगे तो हम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, हम लोग का शरीर खराब हो जाएगा। तो अपने शरीर को, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम लोग विस्की पीते हैं। मदिरा पान क्यों करते हैं यूएस वाले? वो अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जस्ट जस्ट एक तो एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा इसे। यूएस वाला फ्रेंड विस्की क्यों पी रहा है? क्योंकि उसका शरीर अच्छा रहे, अपना शरीर का प्रोटेक्शन के लिए वो पी रहा है, शौक के लिए नहीं पी रहा है, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए वो पी रहा है, ठंड से बचने के लिए पी रहा है। ठीक है, अब बोलता है नॉर्मेटिव एथिक्स में, बोलता है कि आपने जो डिसीजन लिया विस्की पीने का, जो डिसीजन है मेरे यूएस वाले दोस्त का, उसका रीजन क्या है? अपने शरीर को अच्छा रखना, अपने शरीर को प्रोटेक्शन के लिए पी रहा है। तो उसका मोरल जजमेंट के ऊपर एक रीजन है, उसी को बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। उसके हिसाब से विस्की पीना सही है, क्योंकि वो अपना शरीर के प्रोटेक्शन के लिए पी रहा है। लेकिन मैं इंडिया में क्यों नहीं पी रहा हूं? कि मैं कभी पिया ही नहीं, मेरी फैमिली ने कोई पिया ही नहीं, तो मेरे ये नेचर में है। चीज को समझिए। तो मेटा एथिक्स क्या बोलता है? नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। आप जो मोरली कोई डिसीजन ले रहे हो, वो आपके नेचर से डेवलप हुआ है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटा एथिक्स को। और नॉर्मेटिव एथिक्स बोलता है जो मोरल जजमेंट है उसका रीजन क्या, उसका कारण बताइए। यदि वो कारण बता रहा है तो वो नॉर्मेटिव एथिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेटा एथिक्स बोलता है इट फोकस ऑन द ओरिजिन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का जन्म, वो जो मोरल जजमेंट का जन्म कहां से हुआ। मैं क्यों नहीं पीता हूं इंडिया में? क्यों मेरे फैमिली में कोई नहीं पीता है, तो ओरिजिन से ही मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे जन्म से ही हमको समझ में आ रहा है कि कोई नहीं पीता है। तो अल्टीमेटली मेटा एथिक्स क्या चीज पे फोकस कर रहा है? ओरिजिन ऑफ एथिक्स, एथिक्स का जन्म कहां से हुआ। ठीक है, और नॉर्मेटिव एथिक्स किस चीज पे फोकस कर रहा है? कि जो एक्शन लिया गया है, रीजन के कारण एक्शन एक्शन लिया गया है, तो ये एक्शन पे फोकस करता है। उस एथिक्स का एक्शन क्या होगा, एक्शन ऑफ द एथिक्स, याद रखिएगा। तो मेटा एथिक्स का याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेथाक्स मेटा एथिक्स को फिलोसॉफिकल एथिक्स बोलते हैं, और नॉर्मेटिव एथिक्स को प्रैक्टिकल एथिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक लास्ट बोलता है मेथा एथिक्स, क्या सब एथिक्स का माँ है, मदर्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल एथिक्स, क्योंकि जन्म कहाँ, ये ओरिजिन पे फोकस कर रहा है, इसीलिए मेटा एथिक्स को क्या बोलेंगे? मदर ऑफ ऑल एथिक्स, याद रखिएगा। तो मेथा एथिक्स हमेशा नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये मदर है सारा एथिक्स का। ये 4 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर ये नेचर पे फोकस करता है, ये ओरिजिन पे फोकस कर रहा है कि एथिक्स का जो जजमेंट का मोरल जन्म कहां से हुआ, इसको फिलोसॉफिकल एथिक्स बोलते हैं, और ये मदर है सारा एथिक्स का। बस इतना याद रखिएगा। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? प्रैक्टिकल एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक तो लास्ट है अप्लाइड एथिक्स, ध्यान से सुनिएगा। अप्लाइड एथिक्स बहुत ही अच्छा से सुनिएगा, अप्लाइड एथिक्स क्या चीज है। ठीक है, कीवर्ड याद रखिएगा इसमें,
ये हमेशा फोकस करता है कंट्रावर्शियल टॉपिक, याद रखिएगा, मतलब झमेला वाला टॉपिक पे, याद रखिएगा। अप्लाइड एथिक्स फोकस ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल मतलब झमेला वाला टॉपिक, जैसे वार, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। ये एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, मतलब किसी पर्सन के हिसाब से सही भी हो सकता है, किसी पर्सन के हिसाब से गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए अप्लाइड इसी का, याद रखिएगा। बोलता है किलिंग समवन, किसी को जान से मारना क्राइम है, लेकिन यदि वो पाकिस्तान का सोल्जर होगा और इंडियन सोल्जर उसको मारेगा तो क्राइम नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी हो गया। किसी को मारना क्राइम हो गया, लेकिन इंडियन सोल्जर यदि पाकिस्तान का सोल्जर को मार रहा है तो वह क्राइम नहीं है। तो जितना झमेला वाला टॉपिक होगा सब अप्लाइड एथिक्स में कवर होगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक जितना होगा सब अप्लाइड एथिक्स का पार्ट होगा। और दिस एथिक्स चेंजेस पर्सन टू पर्सन, इतना ही याद रखना है कि एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। और ये याद रखिएगा मेटा एथिक्स हमेशा सारा एथिक्स का मदर है, तो मेटा एथिक्स हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स। इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इथिक्स से फायदा क्या है, सिंपल भाषा में ये भी लिख देंगे तो चल जाएगा। इथिक्स का फायदा क्या, देखिए। सबसे पहले बोलता है फोकस ऑन गोल, गोल पे फोकस करने में इथिक्स मदद करता है। इफ वी हैव इथिक्स इन लाइफ वी कैन इजिली फोकस ऑन गोल। बोलता है यदि मेरे लाइफ में इथिक्स अच्छा होगा, यदि मेरे काम करने का तरीका अच्छा होगा तो हम गोल में फोकस कर पाएंगे, ये चीज बोल रहा है, क्योंकि इथिक्स काम करने के तरीके को बताता है। और यदि मेरा काम करने का तरीका अच्छा होगा तो हम ऑब्वियसली अपना गोल को फोकस कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे गोल को, वही चीज बता रहा है। फोकस ऑन गोल, अचीव्ड गोल, ये एथिक्स के कारण हो सकता है यदि आपका एथिक्स अच्छा हो तो। अब तीसरा पॉइंट बोलता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। इथिक्स लॉन्ग टर्म सक्सेस में कैसे मदद करता है, देखिए। इथिक्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, यदि ऑर्गेनाइजेशन का इथिक्स अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन लंबा समय तक काम करेगा और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा, यही बोला। इंप्रूव रिलेशनशिप, बोलता है इफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन वर्क इथिकली, यदि बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि अच्छा से काम करता है और उससे उसके कारण क्या होगा कि उसका एम्प्लॉय भी उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा समय तक रहेगा, अच्छा से काम करेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देगा, तो एम्प्लॉय नौकरी छोड़ेगा नहीं, और उसके कारण एम्प्लॉय के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। बस इतना याद रखना, एथिक्स के कारण ये सब फायदा है। गोल पे हम अच्छा से फोकस कर पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप बढ़ेगा एम्प्लॉय के साथ, यही सब पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डबल माने 4 तो बीबीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में छपता ही छपता है, याद रखिएगा। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, बोलता है ये प्रिंसिपल बनाया गया है किसके लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, पब्लिक ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, याद रखिएगा। अप्लाई दिस प्रिंसिपल अप्लाई ऑन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन कवर है, याद रखिएगा। एमपी एमएलए वगैरह भी होगा तो वो सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है उसके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, उसके लिए ये रूल बनाए गए हैं। दे मस्ट फॉलो इथिकल प्रिंसिपल बिकॉज दे वर्क फॉर द सोसाइटी, याद रखिएगा। पब्लिक सर्वेंट बोलता है उन लोगों को इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अब उस प्रिंसिपल को देखिए, इससे वो 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फलेसनेस। बोलना चाहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो जो काम करेंगे अपना
पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेंगे, बिना पर्सनल इंटरेस्ट के काम करेंगे, याद रखिएगा। दे शुड वर्क विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप कुछ काम कर रहे हैं, पुलिस वाला से आप कुछ काम कर रहे हैं, एफआईआर लिखा है, उसके लिए उसको पैसा नहीं देंगे, याद रखिएगा। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ काम करेंगे, पब्लिक के लिए सिर्फ काम करेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहला सेल्फलेसनेस, मतलब विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट, दे वर्क विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। याद रखिए, पब्लिक सर्वेंट अब बिना पर्सनल इंटरेस्ट के काम करेंगे। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सीधा सा मतलब है कि पब्लिक सर्वेंट जब काम करेगा, किसी का एहसान नहीं लेगा, किसी से कुछ नहीं लेगा, अपना ईमानदारी से काम करेगा। तो बिना एहसान लिए हुए ईमानदारी से काम करने को इंटेग्रिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। दे शुड नॉट कंप्रोमाइज विद देयर वैल्यू, अपना वैल्यू को कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी के साथ भी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिविटी बोलना चाहता है दे शुड नॉट डू पार्शियलिटी, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, फेयरली काम करेगा, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। माने पार्शियल, किसी के फेवर में काम नहीं करना है, बायसली काम करना है, फेयरली काम करना है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, माने रेस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक के प्रति, जनरल पब्लिक के प्रति पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबल होगा जनरल पब्लिक के लिए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरल पब्लिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओपननेस। ध्यान से सुनिएगा, ओपननेस मतलब होता है दे शुड टेक ट्रांसपेरेंट डिसीजन, वो जो भी डिसीजन लेंगे ट्रांसपेरेंट लेंगे, कुछ भी छिपा छुप के नहीं करना है, ट्रांसपेरेंटली अपना काम को करने को ओपननेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से वो अपना काम करेंगे। और एक लास्ट, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, दे हैव साउंड लीडरशिप क्वालिटी। बस इतना ही 7 पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, बिजनेस एथिक्स मीनिंग। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्या है। सिंपल सा लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इट्स कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। याद देखिएगा, एथिक्स को बिजनेस में अप्लाई करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। सिंपल सा चीज है। बिजनेस एथिक्स क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन वर्क प्लेस। मतलब बिजनेस प्रेमिसेस में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, वो बिजनेस एथिक्स डिसाइड करता है। और इससे क्या बेनिफिट होता है आगे पढ़ेंगे, इसका बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और एक चीज बोलता है इट्स इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा देता है और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, याद रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब एग्जाम्पल को समझिए, आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलता है कोई आपका एक अच्छा एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा एम्प्लॉय है, तो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय को अच्छा सिस्टम दिया जाए, काम करने के लिए अच्छा लैपटॉप दिया जाए, उस एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी दी जाए, और उस एम्प्लॉय को टाइमली बोनस दिया जाए, और अदर जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को बनती है उसको टाइमली देना चाहिए। तो उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉय मन लगा के काम करेगा, और एम्प्लॉय यदि अच्छा से काम करेगा तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ज्यादा काम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसके कारण उसका एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। यही बिजनेस इथिक्स है। मतलब इथिक्स को बिजनेस में अप्लाई करने को ही बिजनेस इथिक्स बोलते हैं। वो डिटरमाइन करता है कि वर्क प्लेस में, बिजनेस प्रेमिसेस में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, बिजनेस इथिक्स डिटरमाइन करता है। अब आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का नीड्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सा भाषा में यदि मैं बोलूं, यदि आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, सिंपल सा, यदि आपका एथिक्स सही है, बिजनेस एथिक्स सही है, तो इसका मतलब कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। यदि सही बिजनेस एथिक्स रहेगा, इसका मतलब हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस एथिक्स सही है। बिजनेस में हम सब चीज प्रॉपर कर रहे हैं। तो सब चीज प्रॉपर कर रहे हो तो क्या चीज बंद हो गया, इलीगल वर्क बंद हो गया, स्टॉप हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इलीगल वर्क। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर 1 आप अपना लॉजिक से लिख सकते हैं।
स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इलीगल वर्क, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा आप बंद कर दिए, क्योंकि आपने बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया है। बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया है मतलब आपका एथिक्स राइट है, आप गलत काम नहीं कर रहे हो। गलत काम नहीं कर रहे तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बंद हो चुका है, स्टॉप हो गया है। दूसरा, टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। कस्टमर का कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होगा? यदि कस्टमर को हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दाम में देंगे और सही क्वांटिटी में देंगे तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तीसरा, टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर के राइट को सेफगार्ड किया जाता है। वह कैसे? सपोज कंज्यूमर ने कोई गुड्स लिया, वो डिफेक्टिव निकला और हमको भेज दिया, हम रिटर्न कर दिए क्योंकि मेरा बिजनेस का एथिक्स सही था। तो उसके कारण क्या हुआ? कंज्यूमर का जो है जो कंज्यूमर का राइट सेफगार्ड हो गया। टू क्रिएट गुड इमेज। यदि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा सर्विस दे रही है कस्टमर को, तो कंपनी का इमेज बढ़ रहा है, अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 बोलता है टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय और टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर। याद देखिए, कंपनी यदि अच्छा काम करेगी तो एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करेगी, उसको भी लॉन्ग रन तक रखेगी, उसको भी प्रॉपर सैलरी देगी, और यदि अच्छा प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को भी प्रोटेक्ट करेगी। लास्ट बोलता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ध्यान से देखिएगा, ऐसा पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एकदम लॉजिकली लिख सकते हैं। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, अच्छा प्रोडक्ट देके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल होगा और हेल्दी कंपटीशन करेगी कंपनी। याद रखिएगा, एकदम लॉजिकली लिख सकते हैं। यदि हम सही बिजनेस एथिक्स करते हैं तो उसका फायदा क्या क्या है, हमको ये लिखना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बंद कर देंगे। कस्टमर को हम माने कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरी कंपनी के प्रति। हम सेफगार्ड करेंगे कस्टमर का राइट को। अच्छा कंपनी का इमेज क्रिएट करेंगे, टू क्रिएट गुड इमेज, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट कर लेंगे, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो एम्प्लॉय को भी लॉन्ग रन तक रखेगी और शेयर होल्डर को भी अच्छा कमाई करके देगी। कंज्यूमर भी मुझसे खुश रहेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल भी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, कुछ भी मत छोड़िएगा। एरिया इन बिजनेस एथिक्स, लॉजिकली आप चार पांच चीज लिख सकते हैं, फिर भी दो तीन पॉइंट मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला एरिया है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। याद रखिए, जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, जैसे 5 करोड़ प्लस जिसका प्रॉफिट है, उसके लिए ये जिम्मेदारी है। बाकी ये CSR आप लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। खाली बेसिक मीनिंग समझ लीजिए। बोलता है कि कॉर्पोरेट जो है कंपनी को चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए भी कुछ पैसा खर्चा करना चाहिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट के प्रति कुछ खर्चा करना चाहिए। वही चीज बोलता है CSR, ठीक है। सेफ वर्क प्लेस, एरिया इन बिजनेस एथिक्स में आ गया कि अच्छा एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्क प्लेस दे, सेफ वर्क प्लेस दे। तीसरा पॉइंट, अवॉइड एक्सप्लोइटेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसको अवॉइड करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करे। देखिए, और लास्ट बोलता है कि ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉय के साथ या कंज्यूमर के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही चार पांच पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप लॉजिकली लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का फायदा क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो नीड्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ा है वही सब है। एक बिजनेस एथिक्स, यदि अच्छा बिजनेस एथिक्स होगा तो उसका फायदा क्या होगा। याद रखिए, यदि कंपनी, लॉजिकली सोचिए, यदि कंपनी अच्छा काम कर रही है तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, उसका मार्केट में नाम भी अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली मार्केट में नाम होगा तो कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, इनस कंपनी रेपुटेशन एंड गुडविल, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ गया। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कंपनी के साथ क्योंकि वो अच्छा काम करी, अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रही है। और यदि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो कंपनी अपना एम्प्लॉय को भी सैलरी अच्छा से देगी, टाइमली उन लोगों का सैलरी बढ़ाएगी। तो इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये दोनों होगा। इंप्रूव शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो अच्छा वर्क इन्वायरमेंट होगा। याद रखिए, कंपनी अच्छा काम करेगी तो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी होगा। और ओवरऑल यदि कंपनी अच्छा काम करती है तो CSR भी करेगी तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी होगा। याद रखिए, उसके बाद बोलता है कंपनी कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो इजीली कर सकती है क्योंकि कंपनी सब इथिकल काम की हुई है पहले, तो एनी चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली। और कस्टमर कंपनी का प्रोडक्ट इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होगा, कंपनी अच्छा काम करेगी तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैल्यू चेन क्या है एंड इसमें क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो सिंपल सा वैल्यू चेन का मतलब समझिए।
बोलते हैं कि बहुत बहुत सारे आदमी जो एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बहुत सारा डिवीजन और बहुत सारे आदमी मिलके एक काम करते हैं, उसी को बोलते हैं वैल्यू चेन एक्टिविटी। याद रखिए, वैल्यू चेन मीन्स सीरीज ऑफ पीपुल हु वर्क वन आफ्टर अनदर। मतलब बहुत सारे जो आदमी एक के बाद एक काम करते हैं टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप समझ जाएंगे। बोलता है वैल्यू चेन मीन्स सीरीज ऑफ पीपल हु वर्क वन आफ्टर अनदर। माने बहुत सारे आदमी एक के बाद एक काम कर रहे हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए कंज्यूमर को। इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन। याद देखिए, एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो प्रोडक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। याद रखिए, मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को होलसेलर को देगा, होलसेलर वह प्रोडक्ट रिटेलर को देगा, और रिटेलर के बाद से अल्टीमेट कंज्यूमर को आया। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक वो जो प्रोडक्ट आया, जितने आदमी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बहुत सारे आदमी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसी को वैल्यू चेन बोला जाता है। याद रखिएगा, एवरीवन इन द वैल्यू चेन मस्ट बी ऑनेस्ट, अदरवाइज कस्टमर को लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो वैल्यू चेन में हर आदमी ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और जितना डिसीजन है वैल्यू चेन में सीएमए लेता है। याद रखिएगा, ऑल डिसीजन इन द वैल्यू चेन मस्ट बी टेकन बाय सीएमए कीपिंग इन माइंड इथिकल वैल्यूज। इथिक्स को रखते हुए सीएमए जितना भी एक्टिविटी होता है वैल्यू चेन में, उसका डिसीजन लेता है। याद रखिएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए चार पांच चीज। सीएमए क्या चीज को कंसिडर करता है, सबसे पहले कस्टमर के ऊपर फोकस करता है कि कस्टमर को सही प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए उस चीज में। वैल्यू चेन को एनालिसिस करेगा। सब वैल्यू चेन का जो है, उसका जो चेन बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको एनालिसिस करेगा। सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है उसको एनालिसिस करेगा, सप्लाई चेन को एनालिसिस करेगा, और टाइम फैक्टर को एनालिसिस करेगा कि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं। इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएआई। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट का बात कर रहा है। बोलता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, अपने मेंबर्स मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कुछ एथिक्स बनाया गया है। उस एथिक्स को कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट फॉलो, मस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट को वो एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बोलता है एज पर आईसीआई इफ कॉस्ट अकाउंटेंट आर इथिकल दे विल क्रिएट इथिकल ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है यदि कॉस्ट अकाउंटेंट इथिकल काम करेगा, तब क्या होगा, वो इथिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इथिकल होगा। ठीक है, इफ कॉस्ट अकाउंटेंट आर इथिकल, यदि कॉस्ट अकाउंटेंट इथिकल होगा, तब उन लोग इथिकल ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगा। अब आईसीआई जो क्या क्या एथिक्स बोला है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, देखिए 7 एथिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए खाली। बोलता है कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट मेंटेन, दे मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बोल रहा है, दे मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन, आप बोल सकते हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी काम करेगा अपना इंडिपेंडेंट करेगा, किसके दबाव में आके कोई भी काम नहीं करेगा। कि क्लाइंट बोल रहा है जैसे पाया कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दो, उसको फाइन से बचना है, तो वैसा काम नहीं करेगा। अपना थॉट्स, अपना काम इंडिपेंडेंट करेगा। याद रखिएगा, तो दे मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन, आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका थॉट्स एंड एक्शन इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, दे शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। याद रखिएगा। तीसरा बोलता है दे शुड डिस्क्लोज, यदि कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, सपोज उसका चाचा का कंपनी है या उसके दूर के रिलेटिव का कोई कंपनी है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से बता देगा, दे शुड डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। याद रखिएगा। चौथा बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, they should not start client work without first informing the estimations। बोलता कोई भी क्लाइंट का काम करेगा तो पहले फीस बता देगा कि हम इतना फीस लेंगे, उस तभी काम करेंगे। बिना फीस बताए क्लाइंट से काम नहीं करेगा। अपना जो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, एस्टिमेशन ऑफ फीस है, वो क्लाइंट को प्रायरली बता देगा। द मेंटेन कर्टसी एंड फेथ, क्लाइंट के साथ फेथ एंड कर्टसी कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, दे शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज, कभी भी अनड्यू एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लेगा। जिस चीज का जितना फीस होना चाहिए उतना ही लेगा। क्लाइंट प्रेशर में है, उसका अनड्यू बेनिफिट नहीं उठाएगा।
At last, they should accept only those assignment in which they are capable. कॉस्ट अकाउंटेंट वही काम लेगा जो उसको आता है, जो वह कर पाएगा। जो काम उसके प्रीव्यू में नहीं है उसको नहीं लेगा। नेक्स्ट में आ जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन बोलता है डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड लॉ। लॉ एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस है? एथिक्स आपको पता है, लॉ के बारे में सुन लीजिए। लॉ क्या है? रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये रूल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूल्स को ही लॉ बोलते हैं। दूसरा, लॉ के कारण क्या होता है? ऑर्डरली सोसाइटी डेवलप हो जाती है। चौथा, लॉ प्रोटेक्ट करता है इनजस्टिस और इविल से। बस इतना ही। इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन मोर देन इनफ है। और मेरे क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दे दिया गया है। यदि मेरी चैनल आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।